ज्योति जी, आज के प्रोग्राम में मैंने ये बहुत ही सॉट आफ्टर ये वीडियो है। बहुत लोग शादी के बारे में, आपको पता है हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास 50% क्वेश्चंस आते हैं मैरिजेस को लेके। तो सबसे पहले हम शादी ब्याह की बात करें, लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूंगी कि मल्टीपल मैरिजेस कैसे हम देखते हैं कि हमारी कुंडली में एक से ज्यादा शादियां होंगी। क्या रहस्य है, इस पे जरा पर्दा हटाइए। जो मैंने सीखा है कि आप 7th हाउस पे सीधा जंप नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको इंसान की नेचर और पर्सनालिटी जज करनी चाहिए। अगर आपका लग्ना लॉर्ड ऐसे साइन, ऐसे नक्षत्र, ऐसे प्लैनेट्स के साथ हैं जो अकेले नहीं रह सकते, जैसे सन अकेले नहीं रह सकते। बिल्कुल। फिर वीनस, जुपिटर भी अकेले, वो गुरु हैं, उनको आसपास लोग चाहिए होते हैं। और ऐसे साइन है जैसे साइन ऑफ लीब्रा, दे नेचुरली इंक्लाइन टुवर्ड्स कंपनी। तो जेमिनाई है, वहाँ पे मिलन हो रहा है, मीन्स वहाँ पे डुअलिटी है, तो वो उन लोगों को भी कंपनी चाहिए। फिर ऐसे नक्षत्र हैं जैसे कि अश्विनी है, पूर्वा, उत्तरा, इन सबको भी दे वांट कंपनी। ओके, आपने एक बार नेचर जज कर लिया, फिर आप 7th हाउस पे आइए। अगर 7th हाउस 7th लॉर्ड और वीनस के ऊपर इम्पैक्ट है डुअल साइन का, रेट्रोग्रेशन का, मरकरी का, तो ये सब एड ऑन करेगा डुअलिटी में, मीन्स मोर देन वन रिलेशनशिप। हाँ, मल्टीपल मैरिजेस। अब वो मल्टीपल मैरिजेस क्यों हो रही है? मतलब कि आपकी बैड मैरिज है इसलिए हो रही है, आपके पार्टनर की डेथ हो गई है, या आपका डाइवोर्स हो गया फॉर वॉट एवर रीजन, या आप में मॉरल वैल्यूज की कमी है। मॉरल वैल्यूज की कमी के लिए 2nd हाउस का और जुपिटर का फ्लिक्शन में होना जरूरी है, इन कंटिन्यूटी इन डे 9। 2nd हाउस के लॉर्ड का भी एफ्लिक्शन में होना जरूरी है, क्योंकि वो हमारे संस्कार दिखाते हैं। हाँ, तो अगर मॉरल वैल्यूज की कमी है, यू विल नॉट माइंड डूइंग समथिंग व्हिच इज आउट ऑफ द सोशल नॉर्म्स। ओके, तो वो एक रीजन हो सकता है मल्टीपल पार्टनर्स का। फिर उसके बाद अगर आप यू आर हाई ऑन वाटरी एलिमेंट्स, जैसे कि जलीय ग्रह, जलीय राशियां, वो भी दे जस्ट गो विद द फ्लो। वो भी इतना प्रैक्टिकलिटी में नहीं सोचते हैं कि इसके रेपरकशंस क्या होंगे, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो एक कैरिड अवे, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। उसके बाद आपको D9 चेक करना है। अगर D9 में अगर आपका D9 का लग्ना लॉर्ड उच्च का है या नीच का है, या 7th लॉर्ड उच्च का है या नीच का है, वो भी डुअलिटी देता है। D9 में अगर धन योग बन जाए, वो भी मोर देन वन रिलेशनशिप को दिखाता है, बिकॉज यू आर गेटिंग धन ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, सो ऑल दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मोर देन वन रिलेशनशिप। बहुत अच्छी बात बताई ज्योति जी आपने। लेकिन ये जो डिस्कशन है वो पहले अगर हम शुरुआत से शुरू करें, तो पहले आप बताइए कि किसी को जब हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अब आपकी इस समय शादी हो जाएगी, तो हम लोग क्या देख के प्रेडिक्ट करते हैं? शादी होने का क्या योग होता है? दशा इम्पोर्टेंट है। सीधी सी बात है, सबसे पहले हम प्रॉमिस पे जाते हैं कि पहले प्रॉमिस देखते हैं कि शादी है कि नहीं है तो जल्दी है कि लेट है। जब हम एक जजमेंट बना लेते हैं कि ये अर्ली मैरिज का चार्ट है या लेट मैरिज का चार्ट है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग दशा को सेट करते हैं अपने माइंड में। अच्छा, तो ये अर्ली मैरिज हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जैसे कि फास्ट मूविंग प्लैनेट्स हैं, मून है, मरकरी है, वीनस है, सप्तमेश, आपके सप्तम पे इम्पेक्ट कर रहे हैं, या आपके मूवेबल साइन सप्तम पे आए हैं, तो वो आपको जल्दी शादी करवाएंगे नेटल चार्ट में। अच्छा। और अगर स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, राहु केतु भी स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, फिक्स साइंस हैं, वो डिले शादियां करवाएंगे। अच्छा, तो ये हमने एक स्टैटिक प्रॉमिस देख लिया कि ये चार्ट लग कहाँ का रहा है। तो कि हम इसका 28-29 के बाद का प्रॉमिस देखें या 23-24 में देखें, वो आपने देख लिया। फिर आप दशा पे जाइए। दशा में आप देखिए सीधा कि कौन सा प्लैनेट है जो सप्तम, सप्तमेश या कारक से संबंध बनाता है। ठीक है, सप्तम में कौन सा नक्षत्र पड़ता है, आपका सप्तमेश कौन से नक्षत्र में गया है। अच्छा, फॉर दैट मैटर आपका सप्तमेश किसकी राशि में बैठा है और किसके नवांश में बैठा है। अगर आप इतने सारे फैक्टर्स लेंगे ना, तो ट्रस्ट मी, मैं हर एक प्लैनेट को केपेबल कर सकती हूँ शादी देने के। जी बिल्कुल, वही मैं कह रही थी कि 9 प्लैनेट्स ऐसा लगेगा ये भी केपेबल है, ये भी दे सकते हैं, और हाथ में कुछ भी नहीं आता है। जी,
पर आपको अगेन D9 से कंफर्म करके कॉमन प्लैनेट्स निकालें दैट यस दे आर रियली केपेबल ऑफ गिविंग। ओके, तो D1 हाँ डजंट होल्ड गुड कि आप ये आपने देख लिया और प्रेडिक्ट कर दिया, वो अगर सतही लेवल पे सरफेस लेवल पे, तो हाँ वो आपके प्रेडिक्शन में एक्यूरेसी जो प्लैनेट्स आपको D9 में कंफर्मेशन देते हैं कि मैं यहाँ पे भी वैलिडेट कर रहा हूँ यस आई कैन गिव मैरिज, दे कैन गिव मैरिज। ओके, फिर जुपिटर और सैटर्न का ट्रांजिट जैसे कि हम सब जानते हैं जी कि जब वो सप्तम सप्तमेश कारक को एक्टिवेट करते हैं तो फिर बातें मटेरियलाइज होती हैं। अच्छा अच्छा, तो अगर ये जो नक्षत्र आपने बताया कि सप्तमेश किस नक्षत्र में है, तो इसकी क्या भूमिका होती है? अगर मैं सिर्फ नक्षत्र के लेवल पे बात करूँ, क्योंकि प्लैनेट अपने नक्षत्र का भी रिजल्ट देता है, तो प्लैनेट जिसके नक्षत्र में बैठा है उसका टाइम पीरियड आएगा तो वो उसका काम करेगा। अगर मान लो कि मेरा 7th लॉर्ड जुपिटर के नक्षत्र में है, तो जुपिटर के दशा अंतर्दशा में मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि शादी हो सकती है। ओके, तो ये अगर D1 में है ये नक्षत्र का रोल, और यही D9 में तो कुछ और हो सकता है ना सप्तमेश हमारा। D9 में अगर आपको जुपिटर सप्तमेश दिख रहा है और D1 में आपका सप्तमेश जुपिटर के नक्षत्र में बैठा है, अच्छा, तो जुपिटर वैलिडेट हो गया। आपको 2 बार जुपिटर दिख गए। जी 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 जी, प्लीज। एंड नॉट टू फॉरगेट कि जुपिटर सिग्निफिकेटर भी है। हम लेडीज के लिए जुपिटर क्यों ही लेते हैं? खाली वीनस, जब वीनस रिश्ते का कारक है तो जुपिटर क्यों? जुपिटर पति का कारक हो जाता है। पति से ज्यादा जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। आपको प्यार चाहिए वो आपको वीनस से ही मिलेगा। हाउ लविंग इज योर हस्बैंड। पर अगर आपका हस्बैंड कितना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है, उसके लिए जुपिटर। अच्छा, तो अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड हो तो आपका जिम्मेवारी लेने वाला पार्टनर नहीं। ज्योति जी, इसके साथ आप एक छोटी सी चर्चा ये भी कीजिए कि नो मैरिज मैं बहुत देख रही हूँ आजकल काफी बड़ी उम्र के लड़के लड़कियों को, तो ये क्यों हो रहा है आजकल, और इसमें कौन से प्लैनेट की भूमिका हो सकती है? नो मैरिज वो बाय चॉइस भी हो सकती है जी, और ऐसा भी हो सकता है कि हो ही नहीं रही है, आप बहुत ढूंढ रहे हैं, तो अगेन आप लगन से देखो कि आपकी इंक्लिनेशन है शादी की तरफ या आपकी इंक्लिनेशन ही नहीं है। जैसे कि जो एयर एलिमेंट होता है ना, 3 7 नहीं मैं बोलूंगी, 3 7 11, इवन इफ दे वांट रिलेशनशिप, स्पेशली 3 and 7, इवन इफ दे वांट रिलेशनशिप, उनको ना स्टिक करना या बांधना मुश्किल है उनके लिए। मतलब जेमिनी और लिब्रा और एक्वेरियस, अच्छा अच्छा, वायु तत्व राशियों में और आते हैं और झोंके के जैसे चले जाते हैं। तो अगर आप लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं ना, कि मुझे सामने वाले को नहीं बोलना कि यस यू आर माइन एंड आई एम योर्स एंड आई एम टेकिंग योर कमिटमेंट फोबिया, वो तो बहुत ज्यादा आपको एयर एलिमेंट में दिखेगा। अच्छा, एक कमिटमेंट फोबिया, कि हम कमिट कर दूं। वो शादी एक तरह का बंधन है, बिल्कुल। और शनि भी वायु तत्व ग्रह हैं, तो शनि और वायु तत्व राशियां आपको कमिटमेंट फोबिया देंगी, बिकॉज ऑफ दैट यू आर नॉट गेटिंग मैरिड। अच्छा, फिर आप रीजन पे जाइए, मतलब कि आर यू टू कैलकुलेटिव, आप हाई ऑन वर्गो एनर्जी है, मुझे इससे क्या मिलेगा, मुझे फायदा होगा कि नहीं होगा। आप बहुत एम्बिशियस हैं, आप सेजिटेरियस वाले हैं कि मुझे तो पहले अपना जॉब, अपना करियर सेट करना है, मुझे अपनी फैमिली देखनी है, बाद में शादी। पहले बैंक बैलेंस यहाँ से यहाँ हो जाए तो ही फिर मैं शादी का सोचूंगा या सोचूंगी। आप बहुत सिकली हैं, मतलब कि आपका लग्न लॉर्ड इतना कमजोर है, आपकी बॉडी ही परमिट नहीं कर रही है शादी के लिए, आपको इतने हेल्थ इश्यूज हैं कि रिश्ते आ रहे हैं और जा रहे हैं फिर, और बात नहीं बन रही है, या आप गरीबी में है, मतलब कि आप मनी का इश्यू है। तो हम जब भी शादी की बात करते हैं उस टाइम पर 2nd और 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि 4th हाउस हमारे सुख का है। अगर आपका 7th हाउस 7th लॉर्ड इंटेक्ट भी है और 4th में कमी आ जाती है, तो आपकी शादी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास सुख की कमी है, और 2nd हाउस अगर स्पॉइल्ड है तो आपके पास फाइनेंसेस की कमी है, जिसलिए शादी नहीं होगी जी। और कोई भी रीजन आपको नहीं मिल रहा है, यू वांट टू कम बैक टू 7th हाउस, अगर 7th हाउस 7th लॉर्ड ऐसे इम्पोर्टेंट राशियों में है या इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स के साथ हैं, शनि के साथ हैं, मरकरी के साथ को बता दीजिए इम्पोर्टेंट राशियां हम लोग एस्ट्रोलॉजी में किसको बोलते हैं और इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स किसको बोलते हैं? जी, शनि और बुध इम्पोर्टेंट होते हैं। केतु भी बहुत वेलकमिंग नहीं होते हैं शादी को लेके, अनलेस उनका जो लॉर्ड है, नक्षत्र लॉर्ड हो जाए तो बात अलग है, वो उनका जो राशि लॉर्ड है वो वेल प्लेस्ड है। पर शनि, मरकरी, सैटर्न, मरकरी डेफिनेटली वो इम्पोर्टेंट होते हैं।
जी। और इसके साथ साथ 1, 3, 5, 6 राशियां भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अच्छा। 1 और 5 को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं, लेकिन 3 और 6 को दी जाती है। बुध की राशियां, बुध की राशियों को बैलेंस साइंस के लिए। जी, तो कभी कभी वो भी एक रीजन हो जाता है जहाँ पे यू आर नॉट लाइक फिजिकली केपेबल टू गेट मैरिड। सो मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि यू हैव टू फाइंड आउट द रीजन कि शादी क्यों नहीं। इसमें मुझे लगता है कि अगर असेंडेंट या असेंडेंट लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है और सप्तमेश या सप्तम भाव में एफ्लिक्शन है, तो मुझे लगता है कि आप इतना ओवर पावरिंग हो जाते हैं और आपको लगता है कि शादी एक बंधन है और मैं उसमें कमिटमेंट में ना पड़ूं, लाइफ ऐसी अच्छी चल रही है। तो ये शायद एक जो तराजू के दो पलड़े होते हैं, एसेंडेंट और सप्तमेश, ये दोनों को कुछ बैलेंस जरूर रखना चाहिए, तो ही मैरिज एक हैप्पी मैरिज की ओर आप जा सकते हैं। अगर आप पूछ के, अगर आपको ऐसा कोई पार्टनर मिल रहा है जिसका जो नीच का है, जो आपके अंदर दबने को तैयार है, तो ठीक है। नहीं तो फिर वो एक पावर स्ट्रगल बन के रह जाए, टग ऑफ वॉर की स्थिति। मतलब अगर एसेंडेंट एग्जॉल्टेड है, आपका एसेंडेंट लॉर्ड, और सप्तमेश अगर नीच का है, तो ये एक अच्छी कॉम्बिनेशन, ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन जी मैरिज का। हाँ, और आपको देखना भी ऐसे लोगों को ही चाहिए। और अगर दोनों एग्जॉल्टेड हो गए तो फिर वो तो मोहल्ले वाले बहुत एंजॉय करेंगे आपकी मैरिड लाइफ को। ज्योति जी, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में आप कुछ बताइए। इंटरकास्ट मैरिज हो, इंटर रिलीजियन मैरिज हो, इंटर कॉन्टिनेंटल मैरिज हो, तो ये आप थोड़ा प्रकाश डालिए। सबसे पहले 7th हाउस से सीधा जंप करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को देखो। ठीक है, एसेंडेंट पहले। अगर और आपका इस केस में आपका 5th और 9th लॉर्ड भी इम्पोर्टेंट होगा। अच्छा। अगर आपकी जो प्लैनेट्स हैं जैसे कि राहु हैं, केतु हैं, शनि हैं, ये वो कम्युनिटी दिखाते हैं जो आपकी कम्युनिटी से बाहर के लोग। हाँ, राहु तो बिल्कुल विदेशी कल्चर को। हाँ, केतु भी दिखाते हैं और शनि भी दिखाते हैं। शनि ऐसा दिखा सकते हैं जैसे कि तालमेल की शादी। हाँ। जैसे कि लुक्स में बहुत डिफरेंस हो, एज में डिफरेंस है, हाइट में ऐसा भी दिखाते हैं, पैसों में बहुत डिफरेंस है, ये शनि दिखाते हैं, ये फ्लक्चुएशन दिखाते हैं। हाँ। आपको पता है इसमें मैंने एक और रूल भी सुना हुआ है, मुझे नहीं पता, लाइक यू अप्लाई दिस कि इफ मून और जुपिटर, हालांकि जुपिटर तो इतने कन्वेंशनल प्लैनेट है, फिर भी मैंने सुना है कि अगर मून या जुपिटर आपके सप्तम की डिग्री के ऊपर है तो भी आपकी अनकन्वेंशनल मैरिज होगी। आप अप्लाई करके देखिएगा। सप्तम भाव में मैं दर्शकों को एक बार सिंप्लीफाई करके बता दूं, जो ज्योति जी ने कहा कि सप्तम भाव आपकी जितनी डिग्री पे है, अगर उसी डिग्री पे आपके मून और जुपिटर भी हैं, तो आप जरूर, आपकी पसंद कुछ अनकन्वेंशनल मैरिजेस की तरफ रहेगी और आप लीक से हटकर शादी करेंगे। जी जी, इन दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो हम राहु, शनि और केतु की बात कर रहे थे कि अगर इनका प्रभाव आपके पंचम या नवम पे है, तो आपकी जो बुद्धि है और आपके जो रिलीजियस टेंडेंसी है वो ऐसी है जो हटके हो सकती है। आपकी मान्यताएं ऐसी हो सकती है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है इफ ही और शी इज फ्रॉम अनदर कास्ट। फिर जब वो उसने आपको इम्पैक्ट कर दिया है, फिर वो सप्तम पे आके इम्पैक्ट करता है, तो आप तो श्योर हो जाएगा, आपकी बुद्धि भी वहीं चल रही है, आपको मिलने में कुछ ऐसा ही हुआ। अच्छा। इस केस में मैंने देखा है कि धर कारक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर धर कारक का कनेक्शन भी स्पेशली D9 में ऐसे प्लैनेट्स के साथ हो जाए, तो वो भी आपको, मैं दर्शकों को यहाँ पे फिर से बता दूं, जो दारा कारक ज्योति जी ने कहा, ये बताया, तो सबसे ज्यादा डिग्री के जो प्लैनेट है वो आत्मकारक होते हैं, और जो सबसे कम डिग्री के प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में है वो दारा कारक होते हैं। तो उनकी बात कर रही हैं ज्योति जी, और वो बता रही हैं कि दारा कारक प्लैनेट कि अगर इनका कनेक्शन सैटर्न से, राहु से या केतु से हो, और इन कंटिन्यूटी इन D9, और पहले वाले प्रिंसिपल्स भी इन कंटिन्यूटी इन D9, तो वो कंफर्मेशन देगा। जैसे हम लव मैरिज के लिए भी बोलते हैं कि 5 और 7 का कनेक्शन, बट दैट कनेक्शन शुड बी हैप्पी कनेक्शन, उसमें बेनिफिक कनेक्शन होना चाहिए, तो वो लव मैरिज की तरफ लेके जाएगा। इन कंटिन्यूटी इन D9, अगर वो बेनिफिक कनेक्शन है, बुरे हाउसेस में बन रहा है, तो वो ब्रेक इन योर रिलेशनशिप। उसके साथ साथ इसको आगे बढ़ाते हुए आपको ये भी देखना है कि वो इंटरकास्ट मैरिज या वो अपनी बात पे जो स्टैंड ले रहे हो, उसमें 3rd हाउस, 3rd लॉर्ड की बहुत इंपॉर्टेंस है कि यू हैव दिस मच करेज कि मुझे तो इसी से ही करना है।
करेज की बात, बिल्कुल बिल्कुल। अदरवाइज आप समाज और परिवार के दबाव में आके आप अपने डिसीजन को आप पीछे हट जाते हैं। आप उतने स्ट्रांगली अपने बातों को आप नहीं रख पाते हैं जी। अनलेस ये रिश्ता सामने से आया है और सबको ठीक लग रहा है तो बात अलग है, पर अगर आपकी मर्जी है, वो लव मैरिज की बात है जी, तो आप में इतना करेज होना चाहिए दैट यू स्टैंड टू व्हाट यू से। और वो क्यों हो रहा है? अगर आप हाई ऑन फायर एलिमेंट है तो आप हेड स्ट्रांग है, मुझे करना है। अगर वाटर एलिमेंट है, आप इमोशंस पे बह के कर रहे हैं। पृथ्वी तत्व के हैं कि आपको पता है कि दूसरा चाहे बंदा दूसरे रिलीजन का है, मुझे इससे फायदा हो रहा है भाई करेंगे तो जी। तो ज्योति जी, मेरा अगला प्रश्न ये है कि हमारी शादी लंबी चले, जिंदगी भर चले, या शादी टूट जाए, या वैधव्य योग, ये सब कुछ ऐसी बातें हैं, डिवोर्स हो जाए, तो इसको हम कैसे देखते हैं? चार्ट से तो बहुत विजिबल रहता है, बहुत आसानी से इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, पर इसके जो रूल्स हैं वो आप थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी, स्पेशली आज के सिनेरियो में जब डिवोर्स एक टैबू नहीं रहा है तो थोड़ा सा भी मेलेफिक इम्पैक्ट डिवोर्स की तरफ ले जाता है। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले बोला कि आपकी नेचर ऐसी है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता रिश्ते से, आप अटैचमेंट के मूड में नहीं है, आपको लगता है यू वांट टू बी बाय योरसेल्फ, आप लेट गो करने वाले बच्चे हैं। फिर अगर 7th हाउस या 7th लॉर्ड का कनेक्शन 6, 8, 12 भावों से या इनके लॉर्ड से हो जाता है और एक मेलेफिक इम्पैक्ट भी बढ़ता है, जैसे कि सेपरेटिव इम्पैक्ट हो जाए जो महादशा में नहीं। पहले हम स्टैटिक प्रॉमिस की बात करें। अच्छा, ठीक है। पहले हम स्टैटिकली देखेंगे कि चार्ट क्या बोलता है। ठीक है। जैसे कि सूर्य है, शनि है, केतु है, 6th हाउस 6th लॉर्ड है, 12th हाउस 12th लॉर्ड है, इवन 8th हाउस है। दो 8th हाउस इज क्वालिटी ऑफ योर मैरिज। 8th हाउस इज क्वालिटी ऑफ मंगल्य का भाव कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 8th हाउस बहुत स्ट्रांग हो तो वो अच्छी शादी देता है। अच्छा, पर अगर 8th हाउस मैलेफिक वहाँ पे बैठे हो और अपने उच्च के होके, आप कैंसर असेंडेंट हैं, आपका शनि सप्तमेश भी है, अष्टमेश भी है, अगर वो बली है आपको अच्छी शादी देगा, प्रोवाइडेड ही इज नॉट ट्रबलिंग यू। जी जी। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर 8th की इन्वॉल्वमेंट, बैड इन्वॉल्वमेंट आपके 7th के साथ बुरे हाउसेस में हो रही है, एफ्लिक्शन में हो रही है, तो आप मान के चलिए आपको अच्छी शादी नहीं देगी। ओके। और 8th हाउस 8th लॉर्ड का भी पिता होना अच्छा नहीं है। अच्छा। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी बोला कि 2nd और 4th, 2nd आपकी फैमिली, 4th आपका सुख। जी। कभी कभी वी आर मैरिड टू द बेस्ट पर्सन वी कैन, हमें लगता है कि भगवान ने हमें सबसे अच्छा पार्टनर दिया है जी, पर फॉर सम रीजन आप उनसे दूर हैं। फॉर सम रीजन आपके परिवार में इतना कलेश है कि आप 2 टाइम का खाना साथ में बैठ के नहीं खा सकते, चाय साथ में नहीं ले सकते, छोटी छोटी बातों पे किटकिट है क्योंकि खुशी की कमी है। बहुत तो ये बातें हो जाती हैं। फिर वीनस बहुत इंपॉर्टेंट है। वीनस में ये नहीं बोलूंगी कि वो डाइवोर्स करवा देंगे, डाइवोर्स के लिए 7th हाउस 7th लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पर वीनस जब भी सन या मून से एसोसिएशन में आते हैं या वीनस बैडली अफ्लिक्टेड होते हैं, कम्बस्ट हो जाए तो वो आपको खुशी ही नहीं देते। मतलब कि इवन इफ यू गेट मैरिड 3 टाइम्स आपके जीवन में प्रेम की कमी है, वो आपको संतोष या संतुष्टि ही नहीं मिलेगी। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि डाइवोर्स मत दीजिए, इवन इफ यू कंसिडर अदर पर्सन, आप उसी बोट में होंगे, कुछ बदलने नहीं वाला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है आपने ज्योति जी। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि देखिए, अगर आपके सप्तमेश पीड़ित हैं और वीनस बहुत वेल पोजिशनड है, एग्जॉल्टेड है, या अपने स्वराशि में है, तो हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर, अपने स्पाउस से वो खुशी ना मिले, लेकिन ओवरऑल लाइफ में आपको पार्टनर की कमी महसूस नहीं होगी, आपको कहीं ना कहीं से नीड पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर वीनस अफ्लिक्टेड है तो आप 1 शादी करें, 5 शादियां करें, 10 शादियां करें, आपको खुशी नहीं मिलेगी। तो ये एक थिन लाइन होता है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी, लड़के की कुंडली में मान लो कि जहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है, और इवन फॉर द गर्ल ऑल्सो, गर्ल के चार्ट में जहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, दूसरे बंदे का शनि, राहु या केतु वहाँ सुपर इम्पोज हो जाता है। ओके। जैसे मान लो कि मेरा सन वर्गो में है और मेरे पार्टनर का केतु या सैटर्न वर्गो में है, तो ये भी एक रीजन होता है ना बनने का। मीन्स योर सोल, योर माइंड इज नॉट एट पीस विद दिस पर्सन। अच्छा। फिर एक रीजन होता है कि जब आपका लग्नेश और सामने वाले का लग्नेश, लग्ना जो राशि है, एक दूसरे से 6 आ जाता है।
हाँ ये तो हाँ, अगर वो भी लैक ऑफ षडाष्टक बनाए तो बिल्कुल हम लोग शादी को ना ही बोलते हैं। हाँ, अगर दोनों के लग्नेश एक दूसरे से षडाष्टक है। जैसे मान लो कि मैं और अगर हमारी जो राइजिंग साइन है वो एनिमीज है, जैसे मान लो मैं स्कॉर्पियो हूँ, आप जेमिनाई हो जी, आपकी जो राइजिंग साइन है वो मेरे अष्टम से आ रही है, और वैसे भी हमारे ट्रेड्स मैच नहीं करेंगे। अष्टकूट में तो ये बहुत हम लोग यही तो मिलाते हैं। जो तो एक होता है कि जैसे हम किसी को पागलों के जैसा प्यार करते हैं, हमने शादी की एंड द मोमेंट वी गेट मैरिड विथ ईच अदर तो वी फॉल आउट ऑफ लव। सो ये क्या होता है, क्या प्लैनेटरी एनर्जी क्या होती है? जब हम शादी खाली प्लेजर के लिए कर रहे हैं, मतलब कि वी आर ऑब्सेस्ड आफ्टर समथिंग, उसमें राहु की इन्वॉल्वमेंट है या उसमें कोई धोखा है, बचपना है, मरकरी इन्वॉल्व है, तो क्या होगा कि जो प्लेजर होता है ना वो फेड आउट हो जाता है। पर जब राहु वाली वो जी जब आपको वो ऑब्सेशन आपकी पूरी हो जाती है ना, देन यू आर डन विद इट, विमुख हो जाता है। okay. पर आप राहु कब तक आपको इस चीज के पीछे भगाता है जब तक आपको वो मिलती नहीं है। वंस यू गेट इट यू आर ओवर इट, यू आर डन विद इट। हाँ, तो अनलेस आप ऐसी पर्सनालिटी हैं, आप जुपिटर सैटर्न वाले तो नहीं, आप जुपिटर सन वाले हैं, तो आप बंधना चाहेंगे रिश्तों में। आप सोचेंगे कि दुनिया क्या देखती है, मुझे नहीं छोड़ना है, अदर पर्सन नीड्स मी एट दिस टाइम, मैं क्या कर रही हूँ, यू विल सेल्फ क्वेश्चन योरसेल्फ, अदरवाइज आप सेल्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस यू विल फ्लो विद द एनर्जी। हिना जी, मुझे भी अपनी नॉलेज को एनहेंस करना है, प्लीज कीजिए ज्योति जी। आप मुझे बताइए किसी का चार्ट देख के हम कैसे पता कर सकते हैं कि इस नेटिव के पार्टनर का प्रोफेशन क्या है? बहुत बार हम लोगों को क्वेश्चंस आते हैं ना कि ये मेरी बेटी है, इसकी शादी, ये लड़का क्या करता होगा, तो हम लोग कैसे लड़के को ढूंढें। तो इसमें बहुत जरूरी है कि हम सप्तम भाव, तो जैसे हम शादी की बात करेंगे सप्तम भाव तो देखेंगे ही, सप्तम भाव से दशम, तो आपके स्पाउस, आपके लाइफ पार्टनर का प्रोफेशन, आपका 4th हाउस। ओके, तो उस 4th हाउस में हम लोग देखेंगे कौन सी राशि है, कौन से प्लैनेट हैं, तो उसके हिसाब से उस राशि, उस प्लैनेट के हिसाब से हम प्रेडिक्ट करेंगे कि उनका जो स्वभाव है तो वैसा प्रोफेशन हो सकता है। इसके अलावा अगर आप लड़की का चार्ट देख रहे हैं तो जुपिटर आप जरूर देखिए, जुपिटर से 10th कौन सा भाव है, कौन सी राशि आ रही है, कौन से प्लैनेट पॉजिटिव हैं, उन पर आप देखिए। और अगर आप पुरुष की कुंडली देख रहे हैं तो वीनस और वीनस से 10th, तो उनके स्पाउस का आपको बहुत, और लेकिन अब इतने सारे इंफॉर्मेशन में आपको कॉमनैलिटी निकालनी है कि क्या चीज 2 बार मिल रही है, 3 बार मिल रही है, तो आपके प्रेडिक्शन में धार आएगी और आप ज्यादा प्रिसाइजली उसको एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब जैसे आपके 7th हाउस से 10th हाउस आपका अगर लीब्रा आता है तो आप बहुत प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बिजनेस करता होगा लड़का या लड़की, क्योंकि लिब्रा दिखाता भी है बिजनेस। मरकरी आता है तो आप बोल सकते हैं कि बैंकिंग, फाइनेंस, चार्टेड अकाउंटेंसी, नंबर्स, मैथमेटिकल ब्रेन होगा। सैटर्न आप बोल सकते हैं भूगर्भ, जूओलॉजी, या पृथ्वी के अंदर की जो स्टडीज, उससे रिलेटेड आपका नेचुरल गैस, ऑयल, जेम्स, ऐसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आप बेसिकली बोलना चाहते हैं आपको पहले अपने पार्टनर की नेचर देखनी है, वो कैसे प्लैनेट से इम्पेक्टेड है, कौन सी राशि वहाँ आ रही है, राशि अधिपति कहाँ जा रहे हैं, और उससे 10th में कौन सी राशि पड़ रही, राशि अधिपति कहाँ गए। अगर मान लो कि मुझे कुछ कॉमन बात मिल रही है, जैसे कि मुझे तुला राशि मिल गई, मुझे मरकरी मिल गया, तो मैं बिजनेस की तरफ इंक्लाइन हो जाऊंगी। बिल्कुल। ऐसे ही अगर मुझे साइन ऑफ जेमिनी या मेरे को मरकरी मिल रहा है तो मैं कम्युनिकेशन की तरफ जाऊंगी, टीचिंग की तरफ जाऊंगी। जी, जुपिटर का रोल मिलता है, जुपिटर का रोल मिलता है, टीचिंग, प्रोफेसर, और ऐसे आप तो कॉमन फैक्टर्स निकाल के हम कुछ बोल सकते हैं। थैंक यू ज्योति जी। और एक बात थी कि बहुत बार होता है कि चलिए मेरी कुंडली में है कि मैं लव मैरिज करूं, लेकिन आप एक पर्टिकुलर बंदे से ही आप मैरिज करेंगे, तो ये कैसे हम जान सकते हैं? अगर मेरे पास दोनों की कुंडली है तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि दोनों की एक दूसरे से ही शादी होगी और वो सक्सेसफुल रहेगी? क्योंकि लव मैरिज तो हम बहुत सारे बाकी लोगों से भी बन सकती है,
पर अगर कोई आता है कि मैं इससे शादी मैं करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मेरी होगी कि नहीं, ये आप बताइए। हाँ, आप सही बोल रहे हैं। लव मैरिज एक बात है, पर लव मैरिज में भी इस पर्टिकुलर बंदे से मेरी शादी होगी कि बिल्कुल अलग बात। जी जी जी। हो सकता है कि आप बहुत खुश हैं ये सोच के कि अरे मेरी तो लव मैरिज लिखी हुई है, तो इससे होगी। पर हो सकता है कि आपके चार्ट और उसके चार्ट के कॉम्बिनेशन ऐसे है ही नहीं, आप एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है। वो एक इन्फैचुएशन से भी आप गुजर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं इसी से करना है, मेरे को शादी अगर करनी है तो इसी से करनी है, अगली तो नहीं। उसमें क्या होता है जी कि आपको अपना लगन लॉर्ड देखना है, हाँ। अपना सूर्य, अपना चंद्रमा देखना है, क्योंकि ये तीनों ही हमें बनाते हैं। ओके। अगर इसका कनेक्शन जी सामने वाले के लगन या उससे सप्तम से हो, इन तीनों का जी, उसके लगन या सप्तम से हो, हाँ। उसके सूर्य या सप्तम से हो जी, उसके चंद्रमा या सप्तम से हो, हाँ। तो हो सकती है। अब जब मैंने ये बातें बोली तो मैंने काफी राशियां कवर कर ली। अब मैं इसमें बोलूंगी मोर द मैन, जितनी बातें आपको कॉमन बार बार नजर आए, हाँ, उतनी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी। फिर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ, ये लगाने के बाद, हाँ, कि हमारा किसी तरह से कनेक्शन है। ठीक है। मेरा सूर्य मेरी जिस राशि में मेरा सूर्य बैठा है, हाँ, वो दूसरे बंदे के चार्ट के लगन में आके बैठती है, तो कनेक्शन बन गया। हाँ। उसके बाद मैं देखूंगी कि अगर मेरे सप्तम भाव में सूर्य या बुध बैठे हैं, ठीक है, तो मेरे पार्टनर की पर्सनालिटी सूर्य बुध जैसी होनी चाहिए। ठीक है। अब अगर उस सामने वाले का लगन या लग्नेश सूर्य या बुध से कनेक्टेड है, तो मतलब कि जैसा मैं लेके बैठी हूँ मुझे सामने नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप सूर्य बुध लेके बैठे हैं और सामने वाला शनि जैसा है, तो आप उससे शादी कैसे करेंगे? वो तुरंत आपका इन्फैचुएशन खत्म होगा और आप उस व्यक्ति को बोलेंगे कि ये तो वो है ही नहीं जिससे मैंने प्यार किया था। इन्फैचुएशन भी खत्म हो, हाँ। कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा सिनेरियो आ सकता है कि नहीं हो रही है, और वो बेहतरी के लिए होगी। अगर नहीं हो तो बेहतरी तो पता नहीं, लेकिन नहीं, आप यू आर नॉट मेंट फॉर ईच अदर, लिखा नहीं, किस्मत में नहीं जी। तो ज्योति जी, इसमें कोई वीनस शुक्र का रोल आता है? शुक्र हमारी इंक्लिनेशन दिखाता है, जैसे पंचम भाव पंचमेश हमारी इंक्लिनेशन दिखाते हैं, शुक्र भी हमारी लाइकिंग दिखाता है। अच्छा। तो ये बातें हमें ये दिखाती है कि हमें पसंद कैसा बंदा आ रहा है। अगर उसके चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशन है उसके लगन के साथ, तो हमें वो बंदा वी विल नेचुरली गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स समवन। और ऐसा तब भी होता है कि जब हम ऑपोजिट पर्सनालिटी है, जैसे एरीज ऑटोमेटिकली गेट्स अट्रैक्टेड टू लीब्रा, वो काल पुरुष में वो एक दूसरे के आमने सामने 180 डिग्री पे, टॉरस टुवर्ड्स स्कॉर्पियो टुवर्ड्स टॉरस। करेक्ट। तो अगर मान जाइए कि मेरे पंचमेश जैसे लाइकिंग दिखाते हैं, हाँ, तो वो जो लाइकिंग दिखा रहे हैं और सामने जो आपने दूसरी जो चार्ट है उसमें डिफरेंट स्टोरी है, तो हम क्या सजेस्ट करेंगे कि आप मत कीजिए शादी, क्योंकि उसकी लाइकिंग और आपकी लाइकिंग मिल ही नहीं रही है। नहीं, अगर आपके पंचम में मान लो शनि आ रहा है, हाँ, और आप सामने वाले के पंचम में सूर्य आ रहा है, ठीक है, हाँ, और आप जो है वो सूर्य काइंड की पर्सनालिटी है। अच्छा, तो उसकी लाइकिंग तो आपसे मिल गई ना, उसको सूर्य जैसा चाहिए, आपको शनि जैसा चाहिए। ओके। पंचम पंचमेश आपकी लाइकिंग है, पर सामने वाला कैसा है वो उसके लगन लग्नेश से देखिए। पंचमेश और पंचमेश तो हमेशा लग्नेश के मित्र होंगे जी, वो तो नियम है। तो फिर अच्छा, हाँ, मतलब अगर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे पंचमेश और जो दूसरे जो स्पाउस के पंचमेश, हाँ, अगर वो आपस में शत्रु हैं, तो इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? नहीं, हम इधर कुछ भी सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सुपर इम्पोज हमने 7th हाउस के टाइम पे किया था। ओके, 5th हाउस पे। हाँ, हमने अपने सूर्य और चंद्रमा को लेके किया था, हाँ, कि वहाँ सामने वाला मुझे क्या दे रहा है सुपर इम्पोज करके। ठीक है, ओके। बहुत जानकारी मिली। ज्योति जी से बात करना हमेशा बहुत एक खुशनुमा अनुभव देके जाता है। आपसे बहुत जल्दी एक अगली भेंट हो, ये मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और बहुत थैंक यू ज्योति जी। थैंक यू सो मच। लवली टॉकिंग टू यू। सेम।